गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने स्टॉक मार्केट के इस कंप्लीट जर्नी में दिल से स्वागत करता हूं। ये मेरे स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स का पार्ट 6 है। इसका मतलब अभी तक मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो एक बार हमारा चैनल जरूर विजिट करें। तो पार्ट 6 में आगे बढ़ते हुए हम फंडामेंटल एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। अभी तक मैंने अपने पिछले वीडियोस में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, तो उन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ते हुए अपने पार्ट 6 की तरफ चलेंगे। और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जैसे किसी भी कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पेनी स्टॉक। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया पीई रेशियो एंड इंडस्ट्री पीई रेशियो के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बताया, जिससे अपने ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी के ऊपर कर्ज है या कर्ज नहीं है। अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है, इसका मतलब वो कंपनी डेब्ट फ्री है, रिस्क फ्री है, अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब उस कंपनी के ऊपर कर्ज है, वो कंपनी एक रिस्की कंपनी है। क्योंकि ऐसे कंपनियों में डेब्ट की जो अमाउंट है वो उसके ऑनर्स फंड से ज़्यादा है। तो ऐसे कंपनी में ज़्यादा कर्ज होने की वजह से इन्हें इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ऐसे कंपनी रिस्की होते हैं। तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के पहले एक बार कंसिडर जरूर करना चाहिए। बट अगर इन कंपनियों में अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में अगर इन कंपनियों में ग्रोथ है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा होने पे भी अपने इन्वेस्ट करने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आरओसीई एंड आरओई के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, उसमें आरओसीई एंड आरओई अमंग द टॉप है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरओसीई एंड आरओई क्या है। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आरओसीई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड आरओई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। हम पहले आरओई को डिस्कस करेंगे और आरओई समझने के बाद अपने आरओसी के बारे में समझेंगे। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रिटर्न इन इक्विटी क्या है, हम लोग इसे समझते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक कंपनी अपने लेते हैं जिसका नाम है एबी लिमिटेड। हमने एग्जांपल के लिए एक कंपनी लिया जिसका नाम है एबी लिमिटेड। ओके, एबी लिमिटेड का सपोज एबी लिमिटेड की जो सेल है, सपोज एबी लिमिटेड का जो सेल है वो है 20 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब एबी लिमिटेड ने 20 लाख रुपए का सेल किया थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर में एबी लिमिटेड ने 20 लाख का सेल किया। इस सेल को कमाने के लिए कंपनी का एक्सपेंस हुआ होगा। तो इमेजिन करते हैं अपने, कंपनी ने इस सेल को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस किया है वो है अराउंड 12 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब कंपनी ने 8 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी ने 8 लाख रुपए की प्रॉफिट कमाई। तो इस 8 लाख रुपए को अपने क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर सेल में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो अपने प्रॉफिट निकलता है। बट इस प्रॉफिट को फॉर द टाइमिंग हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार मैं साइड में ईबीआईटी का फुल फॉर्म यहां मेंशन कर देता हूं। ईबीआईटी स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अपने ईबीआईटी को बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के पहले कंपनी ने 8 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। ये जो 8 लाख का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में अभी भी इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट माइनस किया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट मतलब कंपनी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लोन लिया होगा, तो उस लोन पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट पे करना इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। अभी हमने जो ये 12 लाख का एक्सपेंसेस माइनस किया, इस एक्सपेंसेस में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस एक्सपेंसेस में अभी हमने इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया। तो अगर इंटरेस्ट माइनस करें तो 8 लाख में अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, अगर अपने इंटरेस्ट माइनस करते हैं, सपोज कंपनी हैज टेकन 30 लाख ऑफ लोन। कंपनी ने 30 लाख रुपए का लोन ले रखा है जिसपे कंपनी को 10% इंटरेस्ट भरना है। तो इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए का। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 20 लाख का सेल किया, उस सेल को जनरेट करने के लिए कंपनी ने की जो खर्च हुए वो 12 लाख का हुआ है। 12 लाख का खर्च माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आता है वो था 8 लाख। अब इस 8 लाख में अपने इंटरेस्ट एंड टैक्स का कॉस्ट माइनस करना पेंडिंग है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे 12 लाख का खर्च लिया है, इस खर्च में मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को अलग से माइनस करेंगे। तो इस 8 लाख को अपने प्रॉफिट बोलेंगे, लेकिन कौन सी प्रॉफिट बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अपने बोलेंगे इसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ईबीआईटी का एक और अपने बोल सकते हैं नाम पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, यानी ये वो प्रॉफिट है जिसमें अभी तक हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया एंड टैक्स माइनस नहीं किया। तो सपोज कंपनी इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 30 लाख का लोन लिया है और जिस पे उसे 10% का सालाना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट अगर माइनस करते हैं तो कंपनी का नेट जो प्रॉफिट, कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया वो अपने 5 लाख रुपीस का, इस 5 लाख को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, क्योंकि अपने इंटरेस्ट माइनस हो गया। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसे अपने बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट माइनस करने के पहले जो प्रॉफिट था 8 लाख, इस 8 लाख अपने क्या बोले थे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया इसे अपने बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, अब भाई प्रॉफिट कमाया हो तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को अपने इमेजिन करते हैं, गवर्नमेंट को अपने जो टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अपने टैक्स जो पे कर रहे हैं वो 30% के रेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो 5 लाख का 30% बिकम्स 1,50,000। तो 1,50,000 का टैक्स हो गया। तो 5 लाख में 1,50,000 का टैक्स माइनस करने के बाद 3,50,000 का नेट प्रॉफिट, वी कैन सिंपली कॉल इट नेट प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी ने बिजनेस करके 3.5 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। एम आई क्लियर? तो आप प्लीज़ काइंडली, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आधे अधूरे नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो इसे आप नोट जरूर करें और हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें। ओके, ये जो नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए का कंपनी ने जनरेट किया, ये प्रॉफिट पे किसका राइट है? ये प्रॉफिट किसको जाएगा? ऑब्वियसली ये प्रॉफिट है शेयर होल्डर के लिए, ये प्रॉफिट है ऑनर के लिए, ये प्रॉफिट है कंपनी के मालिक के लिए। तो कंपनी ने अपने मालिक के लिए 3.5 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि सारे खर्चे, इंटरेस्ट, टैक्स माइनस करने के बाद जो कंपनी कमाती है, जो कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट सेव होता है उसे अपने बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, यानी ये अपने शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट है। ओके, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए कितने का प्रॉफिट जनरेट किया? 3.5 लाख का प्रॉफिट अपने कंपनी ने जनरेट किया। ठीक है, अब सपोज 3.5 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, कंपनी के पास टोटल इक्विटी, कंपनी के पास टोटल इक्विटी हम इमेजिन कर लेते हैं 35 लाख रुपीस की है। ये इक्विटी का मतलब क्या होता है? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स फंड, मालिक का पैसा। और किसी भी कंपनी में मालिक का जो पैसा वो 2 फॉर्म में होती है, एक शेयर कैपिटल के फॉर्म में और एक रिजर्व एंड सरप्लस के फॉर्म में। शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस। इन ये शेयर कैपिटल क्या, रिजर्व एंड सरप्लस क्या, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि भाई कंपनी के मालिक ने जो कैपिटल कंपनी को दिया है वो उसका कैपिटल है, वो उसका शेयर कैपिटल है। और उस कैपिटल पे कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करके रिजर्व करती है, पैसा जो मनी को सेव करती है, उसे अपने रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। तो भाई कंपनी के पास टोटल इक्विटी है 35 लाख का और नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने 3.5 लाख रुपए की। ओके, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 35 लाख का माल इस कंपनी में टोटल ऑनर्स फंड कितने की है? इस कंपनी में टोटल ऑनर्स फंड यानी इक्विटी है 35 लाख रुपए की, और इस 35 लाख की इक्विटी पे कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया वो 3.5 लाख का है। तो 35 लाख पे 3.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना, तो मतलब इसे बोलते हैं 10% की रिटर्न कंपनी ने अपने मालिकों को दिया। तो भाई मैं आपसे एक सिंपली क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप बैंक में एफडी करते हो, अगर आप बैंक में इमेजिन करो, अगर आप बैंक में 10 लाख रुपीस का एफडी करो और बैंक आपको इंटरेस्ट पे करे 1 लाख रुपए का, अगर आप 10 लाख रुपए का एफडी कर रहे हो बैंक में, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक आपको बदले में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट 1 साल में दे रहा है, तो आपने बैंक से कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट किया? 10% का। तो आपने एफडी पे नॉर्मली कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट किया? 10% का। बट बैंक 10% के रिटर्न देती नहीं एफडी में। एफडी में हार्डली किसी भी बैंक 5.5 से 6% के रिटर्न प्रोवाइड करती है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे तो 10% यहाँ पे आया एफडी का रिटर्न। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूँ एफडी वाले पॉइंट को। अब मैं आपसे पूछूं कि कंपनी ने 3.5 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया और इस पे इक्विटी है 35 लाख, इसका मतलब कंपनी के मालिक ने कंपनी को कितने रुपए दिया? 35 लाख। कंपनी के जो ऑनर है, कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर है, उन्होंने कंपनी को 35 लाख रुपया दिया और उस 35 लाख के बदले कंपनी ने उसे 3.5 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया। इट मींस कंपनी हैज प्रोवाइडेड 10% रिटर्न टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसे अपने बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सिंपली रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं बोलूं कि ROE क्या हो गया, तो ROE का फॉर्मूला हो गया
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया, या सिंपली बोले तो नेट प्रॉफिट, उसको अपने डिवाइड करते हैं इक्विटी से इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे कंपनी कितने रुपए के नेट प्रॉफिट जनरेट करके अपने ऑनर को प्रोवाइड कर रही है? तो इस केस में कंपनी 3.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आउट ऑफ कितने का फंड? 35 लाख का। इसका मतलब कंपनी के ऑनर ने कंपनी को 35 लाख का फंड दिया और उस 35 लाख पे कंपनी 3.5 लाख का रिटर्न जनरेट कर रही है। तो ये कितने परसेंट हुआ? 10%। इसका मतलब AB लिमिटेड का ROE 10% आया। आई होप ROE का कैलकुलेशन आपको समझ में आया है। आप नॉर्मली किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखो, वो आपको बता देगा कि किसी भी कंपनी का ROE 15% से ज़्यादा है तो वो कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, ROE 15% से कम है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन बहुत कम यूट्यूबर ऐसे होंगे जो आपको ये सिखाएंगे कि ROE होता क्या है, इसे कैलकुलेट अपने कैसे करते हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है मालिक के लिए। अब मालिक ने कंपनी को कितने पैसा दिया, उस पैसे पे कंपनी उसे जो नेट प्रॉफिट जब कमा कर दे रही है, इसे अपने बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप मेरे एग्जांपल पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी 3.5 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है अपने शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर ने कंपनी को 35 लाख रुपए प्रोवाइड किया। तो इस हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी अपना बनता है 10%। ओके, 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी AB लिमिटेड का मैंने आपको दिखाया। अब हम समझते हैं ROC के बारे में, फिर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले समझते हैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, उसके बाद हम रिटर्न का बात करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी प्लस डेब्ट। इसका मतलब किसी भी कंपनी में जो टोटल फंड इन्वेस्टेड है, कंपनी टोटल कैपिटल जो लगा के बैठी है अपने बिजनेस में, उसे अपने कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी में 2 लोगों का पैसा लगा होता है, एक उसके मालिक का मतलब शेयर होल्डर का, एंड सेकंड प्रोवाइडर ऑफ लोन देने वालों का मतलब डेब्ट प्रोवाइडर का। तो मान लेते हैं AB लिमिटेड, मैं एक और एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं। एक कंपनी है, सपोज एक कंपनी है XY लिमिटेड। इस कंपनी का जो इक्विटी है, इस कंपनी का जो इक्विटी है फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए की है, और डेब्ट इस कंपनी का 20 लाख रुपीस का है। यानी इस कंपनी का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 50 लाख। मतलब एक कंपनी XY लिमिटेड, उस कंपनी में जो टोटल कैपिटल है वो 50 लाख की है। तो उस 50 लाख में जो इक्विटी का पैसा है वो 30 लाख का है। मतलब मालिक का 30 लाख रुपया लगा है सिंपली, और कंपनी 20 लाख रुपए की लोन लेकर बैठी है। तो 30 लाख मालिक का और 20 लाख लोन फंड, टोटल 50 लाख का कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टेड है। ओके, अब मैं आपको समझाऊंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी क्या रिटर्न जनरेट करके दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली ये बताती है कि कंपनी ने अपने इक्विटी वालों के लिए क्या रिटर्न दिया। मतलब इक्विटी का मतलब क्या हो गया? मालिक। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये हो गया मालिक को कंपनी क्या कमा के दे रही है, मालिक को कंपनी क्या कमा के दे रही है। बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि कंपनी में जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पे कंपनी क्या कमा के दे रही है। मतलब कंपनी अपने इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों के लिए क्या रिटर्न जनरेट कर रही है, उसे अपने बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं आगे कुछ पॉइंट्स में अगर आपको लिखूं, फॉर एग्जांपल XY लिमिटेड का जो सेल है, XY लिमिटेड का जो सेल है वो फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस का है। इस 20 लाख को कमाने के लिए इन्होंने जो खर्च किया है, इस 20 लाख को कमाने के लिए इन्होंने जो खर्च किया वो सपोज 15 लाख रुपीस का है। 15 लाख का XY लिमिटेड ने खर्च किया। 20 लाख को जनरेट करने के लिए 5 लाख का इन्होंने खर्च किया। तो अगर 15 लाख का इन्होंने खर्च किया, 20 लाख जनरेट करने के लिए इन्होंने 15 लाख का खर्च किया। अगर इसे अपने माइनस करें तो इसका प्रॉफिट निकल के आएगा 5 लाख। इस प्रॉफिट को अपने क्या बोलते हैं? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसके बारे में मैंने अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी आपको बताया। ओके, एक बात बताना आप, ये 5 लाख रुपए का कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया, 5 लाख रुपए का कंपनी ने जो EBIT जनरेट किया, इसी 5 लाख से कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी और इसी 5 लाख से कंपनी अपने शेयर होल्डर को भी पे करेगी। तो कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी टू लोन, और शेयर होल्डर को भी कंपनी इसी 5 लाख रुपए से डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यानी मैं बोल सकता हूं कि ये 5 लाख जो कंपनी जनरेट कर रही है, क्या ये सिर्फ इक्विटी के लिए जनरेट कर रही है या इक्विटी प्लस डेब्ट यानी लोन दोनों के लिए जनरेट कर रही है?
तो सिंपली ये कंपनी 5 लाख जो जनरेट की वो अपनी इक्विटी के लिए भी जनरेट कर रही है और डेप्ट प्रोवाइडर के लिए भी जनरेट कर रही है। मतलब जिन्होंने लोन दिया, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया और जिन्होंने कंपनी में कैपिटल लगाया, उन दोनों के लिए कंपनी 5 लाख रुपए जनरेट कर रही है। तो अगर मैं बात करूं आपसे आरओसीई कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आरओसी कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी, इसका मतलब ईबीआईटी अपने क्यों लिए, पिछले फॉर्मूला में आप देख सकते हो, पिछले फॉर्मूला में मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया था, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो प्रॉफिट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कमा रही है, कंपनी अपने मालिक के लिए कमा रही है। तो मालिक ने कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया, इस एग्जांपल में मालिक ने कंपनी में 35 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। आप देख सकते हो इस एग्जांपल में मालिक ने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 35 लाख का, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले उसे प्रॉफिट मिल रही है 3.5 लाख की। तो सिंपली कंपनी ने 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया। बट अगर आप हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप आते हो तो आप देखोगे कि इसमें कंपनी ने 5 लाख रुपए जो जनरेट कर रहे हैं ईबीआईटी, वो अपने शेयर होल्डर के लिए भी जनरेट कर रहे हैं और अपने डिबेंचर होल्डर या लोन प्रोवाइडर के लिए भी कंपनी जनरेट कर रही है। इसका मतलब ये 5 लाख की जो कमाई है वो ना सिर्फ शेयर होल्डर के लिए बल्कि शेयर होल्डर और लोन प्रोवाइडर दोनों के लिए है। तो भाई दोनों के लिए कंपनी ने कमाया 5 लाख, दोनों के लिए कंपनी ने क्या कमाया 5 लाख। तो अपने 5 लाख पुट कर दिए एंड कैपिटल इंप्लॉयड अपने इस एग्जाम्पल में कैपिटल इंप्लॉयड आप देख सकते हो कितना था हमारा 50 लाख रुपीस का अपना कैपिटल इंप्लॉयड था। एक मिनट, आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में हमारा कैपिटल इंप्लॉयड था 50 लाख रुपीस का। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल इंप्लॉयड कितना हुआ 50 लाख रुपीस इंटू 100, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरओसीई। तो आरओसीई अपना कितना निकल के आता है 10%। मैंने सिंपल कैलकुलेशन लिया 10%। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये निकल के आता है इस एग्जांपल में कि इस कंपनी में एक्स वाई लिमिटेड में शेयर होल्डर प्लस लोन वाले का दोनों ने कितना रुपए कंपनी को दिया 50 लाख। इक्विटी वालों ने कंपनी को 30 लाख रुपए प्रोवाइड किया एंड लोन वालों ने कंपनी को 20 लाख रुपया दिया। तो भाई कंपनी के पास टोटल कितना कैपिटल आया 50 लाख। अब इस 50 लाख के कैपिटल पे कंपनी कितने की प्रॉफिट जनरेट कर रही है 5 लाख रुपए के प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्योंकि ये 5 लाख की प्रॉफिट शेयर होल्डर एंड लोन प्रोवाइडर दोनों के लिए। तो अल्टीमेटली कंपनी ने कितने % का रिटर्न जनरेट करके अपने कैपिटल इंप्लॉयड पे प्रोवाइड किया 10%। ओके, तो ये रहा आरओसीई का कैलकुलेशन। तो अभी तक मैंने आपको आरओई और आरओसीई का कैलकुलेशन बता दिया कि आरओई और आरओसीई बेसिकली निकलता कैसे है। अगर आप डिटेल में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो ये सभी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब मैं बात करता हूं पैरामीटर्स का कि किन पैरामीटर्स के ऊपर अपने ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है। ओके, अगर किसी भी कंपनी का आरओई 15% से ज़्यादा हो जाता है तो अपने उस कंपनी को एक आइडल कंपनी मानते हैं, अपने मानते हैं कि वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और अगर किसी भी कंपनी का आरओसीई नॉर्मली, अगर कोई भी कंपनी आरओसीई 20% से ज़्यादा जनरेट करके दे रही है आपको, इसका मतलब वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये क्राइटेरिया जरूर चेक करना कि कंपनी का आरओई 15% से ज़्यादा और आरओसीई 20% से ज़्यादा है कि नहीं। अब मैं इसे अपने स्क्रीनर पर लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आरओई और आरओसीई देखते कैसे हैं। ओके, इसके लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर पे आना है अपना। आप ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर। क्रोम ओपन करते ही आपको स्क्रीनर.in पे आ जाना है। जैसे आप स्क्रीनर.in पे आओगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। आप यहाँ पे किसी भी कंपनी के बारे में टाइप करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड यहाँ पे ओपन हो चुका। तो आप देख सकते हो टाटा मोटर लिमिटेड का आरओसीई 20.1% है एंड आरओई 49.4% है। इसका मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर एंड कैपिटल प्रोवाइडर दोनों को प्रोवाइड कर रही है। तो इस कंपनी का आरओई और आरओसीई शानदार है। ओके, अभी हम और कुछ कंपनी को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टीसीएस मैंने यहाँ पे ओपन किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर इस कंपनी का आप आरओई और आरओसीई देखो तो ये भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगा, 64.3% एंड 51.5%, यानी 15 और 20% का क्राइटेरिया ये भी कंपनी फुलफिल कर रही है। अपने और कुछ कंपनी को अगर आपने देखना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईआरसीटीसी का एक बार चेक करके देखता हूँ। तो आईआरसीटीसी का आप देख सकते हो आरओसीई 53.8% है। आईआरसीटीसी का आरओसीई 53.8% है एंड आरओई 40.4% है। अभी मैं एक और कंपनी का आपको चेक करके देखता हूँ। एक लास्ट कंपनी का आपको चेक करके दिखाता हूँ आरओसी और आरओई। आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी का आप देख सकते हो आरओसी 37.5% है एंड आरओई 28.4% है।
आईटीसी का आपको दिखेंगे, आप देख सकते हो 37.5% एंड आरओई 28.4% है। तो जिस कंपनी का आरओसी एंड आरओई 15 या 20% से ज़्यादा होता है वो कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट सिर्फ इस क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या टर्म सिखा दिया ये एक बार समझते हैं। मैंने अभी तक आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया, स्टॉक पी के बारे में बताया, आरओसी के बारे में बताया, आरओई के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको इंडस्ट्री पीई रेशियो के बारे में बताया। तो अभी तक मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, और किसी भी कंपनी का डेप्ट कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया। किसी भी कंपनी का डेप्ट कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया, और डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो कंपनी के अगर ज़्यादा है तो वो कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी कंसिडर करते हैं अपने। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे समझा जाता है, कैसे रीड किया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और तो ये वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड काइंडली कमेंट जरूर करें। आप अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।